नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि लोक आस्था के इस महापर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय। और छठ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव हैं। छठ को लेकर अहम बैठक भी की और छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की और सीएम ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की और मुख्यमंत्री ने छठ पूजा की व्यवस्थाओं को जांचा, जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, खासकर साफ सफाई को लेकर। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे। नदी और घाटों पर स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए, इसके अलावा गाड़ी पार्किंग और पेयजल की भी सुविधा हो। छठ को लेकर स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और भीड़ वाले इलाकों पर आतिशबाजी ना हो पाए, इस बात का भी ध्यान देने की उन्होंने अधिकारियों से उन्हें निर्देश दिए कि इस बात का भी ख्याल रखा जाए। तो गाड़ी पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल की भी सुविधा हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। और प्रदेश में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त है और मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की और हर जिले में साइबर थाना खुलेगा। साइबर क्राइम पे इससे लगाम लगेगी और मुख्यमंत्री का यह निर्देश है कि ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान तेज किया जाए। प्रदेश में कहीं भी अवैध ड्रग्स का उत्पादन ना हो पाए और संवेदनशील जनपद पे विशेष नजर रखी जाए। सीमावर्ती जिलों पर मुख्यमंत्री का फोकस है 100% पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और सीमावर्ती जिलों में यूपी पुलिस और एसएसबी दल की जॉइंट पेट्रोलिंग हो। बैठक में मंत्री नगर विकास अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। और खबर बाराबंकी से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का दौरा किया और ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने दवाओं के स्टॉक और मौजूद रजिस्टर को भी चेक किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डेंगू के इलाज में लापरवाही ना बरतने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में मिली कई अनियमितताओं पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और सीएमएस को फटकार भी लगाई। अस्पताल में फैली गंदगी को देखकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सफाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और लापरवाही किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ललितपुर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमझरा गौशाला का निरीक्षण किया और वहां गौवंश की पूजा की। साथ ही अमझरा सरकार हनुमान मंदिर पर जाकर पूजा अर्चना की और पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी दिया। जिसके बाद पुलिस लाइन हेलीपैड से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया। कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए गए। मुजफ्फरनगर के शाहपुर गांव में महंत सावरकर नाथ योगी द्वारा आयोजित संत समागम में शामिल होने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा पहुंचे और इस दौरान कार्यक्रम में संत समागम में कई महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर भी मौजूद रहे। समागम में दिनेश शर्मा ने सभी महामंडलेश्वरों और संतों को सम्मानित करते हुए कहा कि जहां संत होता है वहां बसंत होता है और जहां बसंत होता है वहां समस्याओं का अंत होता है। आगे उन्होंने कहा कि संत समागम का उद्देश्य जात पात से ऊपर उठ के सबको एक करना होता है और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। संत समागम
आज शाहपुरा के मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं हजारों लोगों की भीड़ के बीच में है और इनका मूल उद्देश्य है कि आपस में सद्भाव ना हो, जाति पात से ऊपर उठकर सनातन धर्म की रक्षा हो, एक दूसरे के लोग काम आए, समाज की विकृतियां दूर हों और जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से समाज मुक्त हो सके। इसके लिए आज संतों का यहाँ पर जो आशीर्वाद समारोह है, इसको संत समागम का नाम दे रहे हैं, उसके लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा प्रदेश रहा है, ऐसा स्थान रहा है जिसमें सौहार्द, शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाले तमाम अराजक तत्व पहले से सक्रिय थे। आज योगी जी की सरकार में ऐसे तत्व निरुत्साहित हैं और कानून का राज्य है। संत कुछ नहीं है, वो जनता का पागल बनाने का फार्मूला ढूंढता है और उस फार्मूले को गुजरात और हिमाचल की जनता ने उसका नकार दिया है। वो वापस आ गए हैं अपने घर और चुनाव मैदान से बाहर हो गए। कुछ भी उनका फार्मूला चल रहा है, पंजाब में चल गया, दिल्ली में चल चुका है, तो एंड हो गया है। अब गुजरात में आके एंड कर दिया उसको प्रधानमंत्री जी ने। आज संत समागम में आए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में संत मुख्यमंत्री है और संत मुख्यमंत्री के कारण से आज उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य स्थापित हुआ है, तो ये ग्रामीण और दूरगामियों क्षेत्रों में भी आज ये देखने से एहसास होता है कि गांवों में भी संतों के समागम। खबर लखनऊ से है, जहां कृषि उत्पादन आयुक्त और एसीएस एमएसएमई की प्रेस वार्ता हुई और राष्ट्रीय स्तर का फूड एग्जीबिशन लगाया जाएगा। एसीएस ने जानकारी दी। 2 से 4 नवंबर तक आईजीपी लखनऊ में आयोजन इसका होगा। इन्वेस्टमेंट स्टेट जो एक प्रदेश का लक्ष्य है कि हम बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट स्टेट को लेकर के आए, उसमें एमएसएमई की भी एक बड़ी भूमिका हो, उसके लिए हम इसमें लगातार। और सोनभद्र में अमावर पेयजल योजना में खेल का खुलासा हुआ है। जल जीवन मिशन का खेल का खुलासा होने पे हड़कंप मचा है। खबर चलने के बाद जल शक्ति मंत्री की नींद टूटी है और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर देखकर हरकत में आए मंत्री। और कल रात 8 बजे जल जीवन मिशन के अफसरों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान जल जीवन मिशन के अधिकारियों की क्लास ली और न्यूज़ 1 इंडिया ने सोनभद्र के अमावर पेयजल योजना के खेल का कल पर्दाफाश किया था। जल जीवन मिशन से लेके जिले के अफसरों में हड़कंप है और जिले से लेके लखनऊ तक के अफसर सक्रिय हो गए हैं। सिंचाई विभाग के अफसर भी हरकत में आ गए हैं। कन्हर डैम से जोड़कर शुरू की गई थी अमावर पेयजल योजना और डैम अब तक बना नहीं और डैम से पानी सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट बन गया। जल जीवन मिशन के अफसरों ने 180 करोड़ रुपए फूंक दिए और जल जीवन मिशन के नाम पे अफसरों का यह बड़ा खेल हुआ। 1976 में सिंचाई विभाग ने कन्हर डैम परियोजना शुरू की थी। 44 साल में अब तक यह पूरी नहीं हो पाई है और कन्हर परियोजना जल जीवन मिशन के अफसरों ने 44 साल से लंबित परियोजना से वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बना दिया। डैम बना नहीं और डैम से पानी सप्लाई के नाम पे 180 करोड़ रुपए फूंक दिए। सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील क्षेत्र में कन्हर परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि वहां के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी उपलब्ध कराना, लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, सिंचाई के साधन बनाना, जिसके लिए नहरें भी खोदी गईं। और 1976 का वो वक्त था, मतलब आज से करीब 44 साल पहले, जब कन्हर योजना को शुरू किया गया था। उस दौरान ये कोशिश की गई थी कि यह योजना पूरी हो जाएगी। हालांकि उस दौरान जो इसकी अनुमानित लागत थी वो करीब 22 करोड़ रुपए ही थी, लेकिन आज तक यह परियोजना लगातार लंबित पड़ी हुई है। लगातार कहीं न कहीं उस परियोजना पर काम चला, लेकिन काम कुछ इस तरीके से चला कि 1976 से लेकर 44 साल बाद 2022 तक सिर्फ 74% काम ही पूरा हो सका और रुपए खर्च हो चुके हैं 2080 करोड़ के करीब। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बदले, सरकारें बदली, लेकिन योजना वहीं की वहीं रही। उससे बड़ी चीज ये भी है, अमावर परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की तरफ से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था कि वहां के आदिवासी इलाकों में करीब 64 से ज्यादा ग्राम सभाओं में पेयजल की व्यवस्था करना, जिसके लिए 2 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन की जरूरत है। स्रोत के लिए कोशिश की गई कि कन्हर परियोजना से इस अमावर योजना को जोड़ दिया जाए ताकि उसके लिए लगातार जल की उपलब्धता
होती रहे। बावजूद इसके अफसरों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो योजना 44 साल से पूरी नहीं हो सकी, आखिर उससे पानी सप्लाई होगी कैसे। लेकिन अफसरों ने 180 करोड़ से ज्यादा रुपए अमावर परियोजना पर भी खर्च कर डाले और अभी तक डैम बना ही नहीं और जल जीवन मिशन की तरफ से पाइपलाइनें डाल दी गईं सिर्फ इसलिए ताकि इसको डैम से पानी मिलेगा और लोगों के लिए पेयजल की सप्लाई होगी। आज 44 साल बाद भी योजना पूरी नहीं हुई। 22 करोड़ की परियोजना 2000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और काम 74% ही पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर यह वो भ्रष्टाचार है जिसमें अफसर बदले, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन योजना वहीं की वहीं है। यह बता रहा है कि अफसरों का गठजोड़ किस तरीके से काम करता है। 44 साल लग जाते हैं एक योजना को पूरी होने में और कॉस्ट लगातार बढ़ती जाती है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है, अपने दर्शकों को बता रहा है, अफसरों को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि यह योजना पूरी हो सके और जो अफसर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबित पड़ी कई सालों की योजनाओं को मुख्यमंत्री ने पूरा कराया है। यही एक वजह है कि अफसर इस योजना को मुख्यमंत्री से छुपाने में लगे हैं ताकि अब मुख्यमंत्री तक इसकी जानकारी ना पहुंचे। अब देखना यह है कि न्यूज़ वन इंडिया की इस खबर के बाद क्या एक्शन उन दोषी अफसरों पर होता है जो कहीं न कहीं इस योजना के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने सिंचाई विभाग के अफसरों और कनहर से जुड़े हुए अफसरों से बात करने की कोशिश की, जिस पर वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सवालों से कन्नी काट ली। सोनभद्र में जल जीवन मिशन में खेल के सवाल पे उन्होंने कन्नी काटी। मथुरा पहुंचे जल शक्ति मंत्री से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने सवाल पूछा और सोनभद्र के रिपोर्टर हो या फिर मथुरा के रिपोर्टर, ये उन्होंने मंत्री की तरफ से पूछा गया और परेशान होकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रटा रटाया जवाब दिया कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। कोई ऐसी हो तो हम जानकारी जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन योजना है, उसको लेकर के एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन सोनभद्र में एक कनावा ड्रेन है जिसमें 200 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, लेकिन उससे अमावा ड्रेन को जोड़ा जा रहा है, पेयजल योजना को जोड़ा जा रहा है। वहाँ के लोग नहीं, मंत्री जी ये सवाल हमारे चैनल के कहा कि चूना लगाया जा रहा है, के अधिकारी लगे मोदी खाने देंगे, न सोएंगे न सोएंगे, मैं कह रहा कोई ऐसी हो तो हम जानकारी जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन योजना है, उसको लेकर के एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन सोनभद्र में तो सुना अपने मंत्री को, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आखिर में कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। और अगली खबर मेरठ से है, जहां धर्म परिवर्तन कराने पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी के आदेश पर ब्रह्मपुरी थाने में केस दर्ज हुआ है। 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है और जांच में दिल्ली के एक पादरी का नाम भी सामने आया है। सीओ ब्रह्मपुरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोरोना काल में आर्थिक मदद के बहाने धर्म परिवर्तन कराया गया था और मंगतपुरी बस्ती में 400 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस और एलआईयू पूरी तरह से अलर्ट है। महोदय से मिले थे, उन लोगों का यह कहना था कि पीछे कोविड टाइम में जो कंस्ट्रेंट्स उत्पन्न हुए थे उसका फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने उनको प्रलोभन देके खाने पीने का सामान और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराकर उनको धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ मोल्ड किया और उनको चर्च में ले जाने लगे। इसके बाद जब वो दिवाली के समय हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे तो कुछ लोग आकर उनके साथ मारपीट किए और इन मूर्तियों को तोड़ने के लिए उनको दबाव डाले। इस एप्लीकेशन के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी पर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। कुछ और लोगों को भी पूछताछ की जा रही है। बाकी डिटेल हम आपको घटना अनावरण होने के बाद शेयर करेंगे। चलिए 30
यहाँ लगभग 400 परिवार जो है रह रहे हैं यहाँ पे, और उन 400 परिवारों में ये जितने भी लोग हैं, यहाँ 70 से 80% लोग जो है कुछ मानसिकता उनकी कन्वर्जन वाली हो चुकी है। उसमें से कुछ लोगों ने कन्वर्जन कर भी चुके हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो दिल्ली के महेश पास्टर हैं, जो दिल्ली में उनकी धर्मपत्नी भी जो है फॉरेनर हैं और किसी संस्था से भी शायद जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों का खेल है दिल्ली का, इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। और इसके अंदर मेरठ में जो अनिल हैं, यहाँ का मेरठ का वो देखते थे और दिल्ली से महेश देखते थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे राशन बांटा, इन लोगों को गुमराह किया। इन्हें ईसाई की यहाँ चर्च में बना हुआ है छोटा सा, उस चर्च के अंदर 200 गज की जगह में खूब यहाँ प्रेयर वगैरह हुई है, सब कुछ हुआ है। इन लोगों को भटकाया जा रहा है हिंदू समाज के सनातनी धर्म को। लॉकडाउन लगा था जो पहल उस लॉकडाउन में कहीं आना जाना बंद था। हमने कहा चलो दुआ प्रार्थना होती है वहाँ चल के बैठे हैं। 2-2.5 महीना हुआ मैं वहाँ जाने लगा था। मैं दोबारा अपने हिंदू विभाग में आ गया, फिर मैं अपना पूजा पाठ करने लगा। मेरा बेटा हुआ, मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर उधर से दबाव आया, क्यों पूजा पाठ क्यों करा है चैंपियन। लॉकडाउन में ये चावल आटा आता था बाहर से, दिल्ली से भेजा जा रहा था, यहाँ बांटा जा रहा था सबको राशन दे के, जब इन्हें सबको दुआ प्रार्थना में बुलाया जा रहा था। लड़की हमारी जाने लगी थी, हमने लड़की को मना करा। मैंने कहा बेटा जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं अपने में, ऐसे ही तुम भी आओ। इसने 1 महीने गई, फिर इसके बाद हमने इसे रोक लिया। एक दूसरे के। और अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां गालीबाज ईओ का ऑडियो वायरल हुआ है और टुंडला नगर पालिका में तैनात है गालीबाज ईओ। योगी सरकार में तानाशाह नौकरशाही जो है वो पूरी तरह से निरंकुश हो रही है और हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष से ईओ ने बदसलूकी की अपशब्द कहे हैं। अभद्र भाषा के चलते हिंदू जागरण मंच ने टुंडला पालिका का घेराव किया और मंदिर के पास से मांस की दुकान को हटाने के लिए घेराव किया गया था। ईओ टुंडला सुरेंद्र प्रताप सिंह ने फोन पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर कर जेल भेजने की धमकी दी गई और धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त, ईओ टुंडला सुरेंद्र प्रताप सिंह ने फोन पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हेलो, ये साहब बात कर रहे हैं? ये साहब बात कर रहे हैं टुंडला नगर पालिका परिषद जी। ये साहब संजय प्रताप सिंह एडवोकेट बात कर रहा हूँ। हेलो, जिलाध्यक्ष बात कर रहा हूँ हिंदू जागरण में। जी बताइए। आपको सूचना है आपकी नगर पालिका पर धरना चल रहा है? नहीं, हमको नहीं सूचना है। कल मैंने स्वयं आपको सूचना दी थी, आप कह रहे हैं मेरे पास नहीं है। अरे तो हमने आपको बताया था। हाँ, और आपके कर्मचारी ये क्या रोटी खाने के लिए बैठे हुए हैं, धन कमाने के लिए बैठे हुए हैं? 2 घंटे से धरना चल रहा है और कर्मचारी आपको सूचना नहीं दे रहे? तो हम मीटिंग में है भाई, अभी काम है। आपका काम है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा अपना काम है। तो आप मीटिंग में है ना, उपस्थित नहीं होंगे? आप उपस्थित नहीं होंगे? नहीं, आज नहीं टाइम है। नहीं, आज नहीं उपस्थित हो पाएंगे। आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो तालाबंदी कर रहे हैं 1 घंटे बाद। कर दीजिए, ठीक है। एफआईआर करा देंगे हम। अरे वहाँ पे एफआईआर करा दो। आप यहाँ पर घुस भी जाना। तो साहब होश में बात कीजिए। नहीं, आप करिए, करो सर। एफआईआर चुनाव आ रहा है, आप लोग करो। कुछ नहीं पाओगे। एक तो दलाली करके संरक्षण दे रहे हो, उसको दाम कमा रहे हो दलाली का। एफआईआर घुसा देंगे, समझे? नहीं, क्या कह रहे हो? हिंदू जवान संभाल के बात करो। हिंदू जागरण मंच हो या कोई भी मंच हो, शब्द क्या बोला से बात करो, समझे? जो साहब शब्द क्या बोला था, आप शब्द क्या बोला था? रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग सुना देना। शब्द क्या बोला था तुम? क्या कह रहे हो? दलाली कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? दलाली कर रहे हैं। हर जब तक धरना दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहे, कह रहे हैं हमारे धरना देने का टाइम होता है वो। तो ये ऑडियो आपने सुना कि जहां संजय प्रताप सिंह ने कहा, जो जिला अध्यक्ष है हिंदू जागरण मंच के, कि हम धरना दे रहे हैं, तो उनको कहा गया कि हम एफआईआर कर देंगे। इस तरह का ये पूरा वाकया। नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हैं फिरोजाबाद से। नरेंद्र, सीओ इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं जब एक शख्स ये कह रहा है कि धरना दे रहे हैं, आपको संज्ञान है, मामला पता है, लेकिन उल्टा उन्हीं को धमकी दी जा रही है एफआईआर की? देखिए राजेश जी, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, हिंदू जागरण मंच के जो जिलाध्यक्ष हैं ये संजय प्रताप सिंह जी, इन्होंने ईओ को फोन किया और उन्होंने अवगत कराया कि हम धरना दे रहे हैं।
तो इन्होंने एक सामाजिक संस्था के हिसाब से भी इन्होंने धरना दिया और उनको पहले भी अवगत कराया, मगर एक ईओ होने के पद पर इनको अभद्र भाषा का प्रयोग करना और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे नारेबाजी भी लग रही है। और जो टूडला क्षेत्र है उसमें पूरी में ऐसे अधिकारी हैं और भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अधिकारियों के खिलाफ लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे अधिकारियों पे मैं मानता हूं शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे लोग जो हिंदू जागरण मंच को गाली दे रहे हैं, सरेआम गाली देने का प्रयास कर रहे हैं और जो आवाज उठाने की अपनी बात कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ गाली दे रहे हैं, उनको अभद्रता की प्रयोग की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी को मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया नरेंद्र जानकारी के लिए। तो ये ऑडियो वायरल हो रहा है और इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल और एफआईआर दर्ज करने की धमकी तक दी जा रही है। तो हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष से ईओ ने अपशब्द कहे हैं। और अपना दल युवा मंच के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पे धन उगाही और टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अपना दल एस पार्टी अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है। अनुप्रिया पटेल ने विधानसभा चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं के साथ अन्य टिकट के दावेदारों से 26,000 से लेकर 1 लाख तक की रकम मुलाकात के नाम पर ली। एस पार्टी के पूर्व युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में अपना दल इसके बागी नेता हेमंत चौधरी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा हमला आपने अनुप्रिया पे बोला है कि आवेदन शुल्क और पैर छूने के नाम पे मोटर पे। देखिए, 2022 का जब चुनाव शुरू हो रहा था, ये नहीं क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में कौन कौन सी सीटें अपना दल को देगी। 1 महीना पहले पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता लगभग काफी सारी विधानसभा सीटों से आवेदन किए थे। आवेदन का मतलब पार्टी ने यह तय किया था कि पहले आप आवेदन करिए। उसका क्राइटेरिया था कि जो 5 साल तक के सदस्य हैं उनको 1,01,000 रुपए की रसीद लेनी थी और जो पुराने 5 साल से ऊपर के थे उनको 26,000 रुपए की रसीद लेनी थी। वो जब रसीद वो ले लेते थे तब जाके पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी से वो मिल करके अपनी बात कह करके कि हमको फला विधानसभा से टिकट चाहिए, वो आशीर्वाद उनसे लेने जाते थे। ये सिलसिला 15-20 दिन तक चला है। उसके बाद टिकट जब फाइनल हुआ, गठबंधन के तहत 17 सीटें जब आई, पूरे प्रदेश के 400 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। 400 से ज्यादा लोगों ने पैसा जमा करके आशीर्वाद लिया था कि हमको यहां से चाहिए, हमको वहां से चाहिए। लेकिन जब 17 सीटें फिक्स हो गई तो उस 17 सीटों पर भी हर सीट से 10 से 12, 15 कार्यकर्ता पार्टी के आवेदन किए थे, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए उस 17 में से 14 सीटें ऐसी आई जिसको सुबह बंदा आता है, पार्टी ज्वाइन कर रहा है, दोपहर में पैसा दे रहा है और शाम के टाइम सिंबल मिल जा रहा है। तो कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जो काम किए हैं वो खाली झंडा ढोने के लिए बने हुए हैं। आप प्राइवेट लिमिटेड दल बना लिए हो। 12 लोगों ने आवेदन किया था सूरतगढ़ सीट से, लेकिन किसी को नहीं मिला। उसमें से मिला किसको? वो नोएडा से आए हुए एक बाहरी व्यक्ति को, जो ना उस जनपद का, ना उस मंडल का, ना कभी वो बंदा उस जनपद में गया है। और आप एक ऐसे व्यक्ति को ला करके उतार दिए मैदान में। काम करे कार्यकर्ता, जमीन। आप अनुप्रिया के बहुत ही करीबी माने जाते थे। जाहिर है 2018-19 में अनुप्रिया जब सिद्धार्थ नगर आई थी तो पहले वो आपके घर गई थी। आपने पार्टी के लिए जी जान से मेहनत की, ना दिन देखा ना रात देखा। क्या लगता नहीं है कि ये फिर घर वापसी होगी या फिर नई पार्टी का आगाज होगा? नहीं, देखिए, घर वापसी का तो सवाल ही नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो ये थे अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी, बागी नेता, जो लगातार अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पे बड़े आरोप लगाए हैं कि वो पार्टी में जो है कार्यकर्ताओं से आवेदन शुल्क और पैर छूने के नाम पर 1 लाख रुपया पहले लेती है, फिर उनको पैर छूने देती है। हालांकि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है या तो ये जानते होंगे या फिर इनकी पार्टी के लोग जानते होंगे। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थ।